बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज है 30 सितंबर 2024 और इस दिन के हवाले से हमने आपको पहले बताया था और एक हफ़्ते से इस दिन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब से 63A का केस इस दिन लगाया गया है, जब से मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से निकाला गया, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, जब से मंसूर अली शाह साहब ने उस कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार किया और फिर जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब ने अपनी मर्ज़ी से नीचे से एक जज साहब को लाकर अपनी मर्ज़ी की कमेटी बनाई और फिर मास्टर ऑफ द रोस्टर का जो है वो ताकत को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक केस लगा दिया। और भी उन्होंने केसेस लगाए हैं और भी बेंचेस हैं। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं वो आज उस कमेटी के बनाए हुए बेंचों में बैठते हैं या नहीं बैठते, या कोई और फैसला आता है या जजेस कुछ और कहते हैं। ये बड़े सवालात हैं जिनके जवाब हमें आज के दिन में मिलेंगे। आज का दिन जो है वो आईनी नुक्ता नज़र से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से शायद इस पूरे टन्योर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है। कादी फ़ायद ईसा साहब के लिए आज का दिन सबसे मुश्किल दिन भी हो सकता है और उसकी वजह ये हो सकती है कि देखें, एक उन्होंने ऑर्डिनेंस के ज़रिए से फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को एक कमेटी से निकाला गया और फिर उनकी जगह के ऊपर एक और जज जो हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनको कमेटी के अंदर लाया गया। अब इस सारे खेल में जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं या जो लॉयर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये सारी जो है खिचड़ी ये पकाई गई है और ये सारा एक साजिश की तरह हुआ है। ये सारा खेल है कि 63A के अंदर हुकूमत की मर्जी का फैसला करना है। आज वो केस भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ है। देखना है कि वहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब किस तरह की पोजीशन इख्तियार करते हैं, क्योंकि कादी फ़ायद ईसा साहब ने इससे पहले भी एक बेंच बनाया था इसके बारे में और उन्होंने वो बाकायदा रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। बेंच बना तो नहीं था, तश्कील तो नहीं दिया गया था, लेकिन कादी साहब ने प्रपोज किया था और ये कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में एक बेंच बने और वो इस केस को सुने। लेकिन उन्होंने कहा यह हंगामी नौयत का केस नहीं है, पहले भी 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, छुट्टियों के बाद सुन लेते हैं। तो अब छुट्टियों के बाद जब ज़रूरत पड़ी है तो कादी फ़ायद ईसा साहब ने इसी मुकदमे को दोबारा से यानी इस पटिशन को लगा दिया है। रिव्यू पटिशन है ये, और अब जब लगाया है तो अपनी सरबराही में एक मुख्तलिफ बेंच बना दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर उसके अंदर है। देखना है कि वो बेंच में बैठते हैं नहीं बैठते, और अगर बैठते हैं तो क्या केस चलता है, केस अगर चलता है तो फैसला क्या आता है। क्योंकि हुकूमत को अगर आईनी तरमीम करनी है और आईनी अदालत बनानी है या कुछ बड़े बड़े फैसले करने हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो कह रहे हैं कि अगर हम इस तरमीम के हक में वोट दे देते तो जो मुसवदा हमें दिखाया गया या जो हुकूमत करने जा रही थी, मौलाना साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बहुत क्लियरली उन्होंने ये कह दिया कि जो वो करने जा रहे थे वो एक मार्शल लॉ था, बल्कि मार्शल लॉ से भी बदतर हालात पाकिस्तान में पैदा हो जाते अगर हम हुकूमत के साथ वो आईनी तरमीम करवा देते। तो हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं, और आगे भी वो कह रहे हैं जी हमने वोट तो डालना नहीं है। अब फजलुर रहमान साहब का वोट अगर नहीं डलता तो हुकूमत के, मैंने आपको बताया कि 2 वोट पक्के हुकूमत के टूट चुके हैं, जबकि 1 वोट उनका मजीद खतरे में है। तो यहां हुकूमत को कम से कम भी कोई 12-13 वोटों की जरूरत पड़ेगी। अब ये 12-13 वोट कहां से हासिल करने हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने बंदे तोड़े जा सकते हैं? तो जवाब है निश्ता, मुश्किल है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने अपने बंदे अब काबू कर लिए हैं और उन्होंने काफ़ी हद तक काबू कर लिया। यानी अभी भी 3 बंदों के हवाले से ज़्यादा रोला पड़ा हुआ है। एक ज़हूर कुरैशी साहब हैं और एक औरंगज़ेब खिच्ची साहब हैं और एक साहिवाल से उस्मान चौधरी साहब हैं। ये विकेट के दोनों तरफ मौजूद हैं और क्लैरिटी के साथ नहीं आ रहे कि आया ये इमरान खान के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, और क्लैरिटी के साथ ये जवाब नहीं दे रहे। पार्टी की क़यादत इनकी इनसे राब्ते कर रही है, इन्हें एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जेल से भी ख़त लिखा ज़हूर कुरैशी साहब को, जो उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन अभी तक कोई सॉलिड वहाँ से रिप्लाई मौजूद नहीं है जिसमें वो कैटेगोरिकली खड़े होकर ये कह दें कि मैं किसी सूरत भी इमरान खान के खिलाफ नहीं जाऊँगा, किसी सूरत भी किसी आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं करूँगा, जो आइन के ऊपर हमला हो रहा है मैं नहीं होने दूँगा। तो अभी तक उन्होंने नहीं किया, लेकिन इनके ऊपर आने वाले दिनों में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेशर अपने कारकुनों के जरिए से बढ़ाएगी या फिर इनके लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देगी। ये सवालात अभी अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन आज कुछ चीज़ों का फैसला हो जाएगा और ये बड़ा फैसला कुन दिन है। मैं कई दिनों से आपको बता रहा था कि 30 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो ये खबरों से भरा हुआ दिन होगा और आज बहुत अहम चीज़ें होने जा रही हैं, ये आप याद रखिएगा। दूसरा जनाब, जो पब्लिक का प्रेशर है वो भी बढ़ता जा रहा है।
अवाम आईने पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई है, अवाम अपनी अदलिया के साथ खड़ी हो गई है और इस हुकूमत के खिलाफ निकल आई है। इसका इम्पैक्ट जो है वो अदलिया के ऊपर भी आता है। जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान के अवाम उनके पीछे खड़े हैं तो उनमें भी हौसला आता है, उनमें भी जुर्रत पैदा होती है। यानी देखें, 6 जजेस ने खत जो है वो उस वक्त नहीं लिखा जब उनके ऊपर जुल्म हो रहा था, बड़े लंबे अरसे तक वो इसको बर्दाश्त करते रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 8 फरवरी को अवाम ने दीवार के ऊपर फैसला लिख दिया, शिकस्त, और सारी ताकतों को शिकस्त दे दी अवाम ने, तो फिर जजेस के अंदर भी ये जुर्रत पैदा हुई कि वो अपनी स्पेस को रीगेन करें। तो अवाम का बड़ा एक ज़बरदस्त रोल होता है हर चीज़ के अंदर। अब कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रैली निकाली आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसको हलीम आदिल शेख साहब ने लीड किया। ये उनकी अपनी कॉल थी और बड़ी ज़बरदस्त रैली थी, बड़ी शानदार रैली थी। उसके मनाज़र आप देख सकते हैं, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ ने कराची के अंदर भी मोबिलाइजेशन की है। हालांकि कराची पे अभी इमरान खान साहब ने अहकामात जारी नहीं किए, अभी इमरान खान साहब ने कराची का नाम नहीं लिया। अभी बुध वाले दिन यानी परसों के दिन 3 शहरों में होने जा रहा है, मुल्तान में, फैसलाबाद में और मियांवाली में। अब इन 3 शहरों को एक साथ मैनेज करना ज़रा मुश्किल होगा पंजाब गवर्नमेंट के लिए और अगले मरहले में मज़ीद सरप्राइज़ भी मिलने जा रहा है। तो इमरान खान साहब शायद कम वक्त देना शुरू कर देंगे ताकि पुलिस की भागदौड़ ही लगी रहे। यानी दोस्त बता रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में पुलिस की नफरी को मुख्तलिफ इजलास से इकट्ठा करके रावलपिंडी बुलाया गया था, छुट्टियां मनसूख की गई थी। अब इतने पुलिस वाले यहाँ पे बुलाए गए, रेंजर्स का बंदोबस्त किया गया। अब 3 ज़िले और हैं, वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ कैसे पुलिस को इकट्ठा किया जाएगा। उसके फ़ौरन बाद मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि जुमेरात जुम्मे को इमरान खान साहब फिर अगला मरला भी दे रहे हैं कि जनाब इसके बाद कहाँ कहाँ पर एहतजाज होना है। तो पाकिस्तान में तो बेशुमार शहर हैं, तो अगर ये इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा तो हुकूमत के लिए इनसे निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये पूरी एक तहरीक बनती चली जाएगी। तो आज का दिन जो है वो इम्पॉर्टेंट है और हमें देखना पड़ेगा कि आज और क्या होता है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एमक्यूएम ने भी हुकूमत को धमकी लगा दी है और बड़ी अजीब बात यह, एमक्यूएम के मामला जो होते हैं वो नॉर्मली उनके सियासी और मफादात के मामला होते हैं। उनकी एक लंबी तारीख है, वो जब भी कभी थोड़ी सी सीटों के साथ किसी हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो वो उनको ब्लैकमेल करते ही रहते हैं। हम हुकूमत छोड़ने लगे हैं, हम अपोजिशन के बेंचों पे बैठ जाएंगे, फिर कुछ लेके फिर बैठ जाते हैं। तो अभी एमक्यूएम को पता है कि आईनी तरमीम के चक्कर में है हुकूमत और अगर ये आईनी तरमीम वाला टाइम गुजर गया तो फिर बाद में ब्लैकमेलिंग करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि एमक्यूएम अगर बाहर भी निकल जाती है तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलकर भी हुकूमत चला ही लेंगे। एमक्यूएम के 21 बंदों के बगैर भी उनका काम चल जाएगा। एमक्यूएम ने कोई सीट नहीं जीती। जितने लोग कराची में रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, वो कहते हैं कि हैदराबाद और कराची में एमक्यूएम को 17 सीटें दी गई हैं और ये दी गई हैं। इनमें अगर आप 1 या 2 के ऊपर कहें कि एमक्यूएम जीती है तो शायद कोई मान ले, शायद कोई जर्नलिस्ट मान ले, वो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, जितने लोगों ने आज़ादाना तज्जिया किया, उन्होंने कहा एमक्यूएम तो जीती नहीं, पूरा कराची हार गई है, पूरा का पूरा हैदराबाद हार गई है। तो इनको ज़बरदस्ती 17 सीटें दी गई, वो सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें थी, वो छीन कर इनको दे दी गई और इनकी फिर वो 21 हो गई क्योंकि इनको आप थोड़े से वो मिल जाती हैं साथ में मखसूस नशिस्तें। तो एमक्यूएम कह रही है कि जी हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए, यानी एमक्यूएम का जो असल मैंडेट है ना उसका एहतराम किया जाए, तो इनकी 21 सीटें वापस इनसे लेके वो उनको दे दी जाए जो वो जीतते हैं। एमक्यूएम भी, यानी क़यामत की निशानी नहीं है, तौबा करनी चाहिए, कानों को हाथ लगाने चाहिए कि एमक्यूएम कह रही है कि हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए। कराची में आप आज इलेक्शन करवा लें दोबारा, आप 1 साल बाद इलेक्शन करवा लें दोबारा, जो कुछ एमक्यूएम ने इस कराची के साथ किया है, और ये जो एमक्यूएम के जितने भी लोग हैं ये सारे फार्म 47 वाले हैं, जाली फार्म 47 के ऊपर आकर बैठ गए हैं और चौड़े होकर कहते हैं जी हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए। अगर मैंडेट का एहतराम होता ना तो आप यहाँ होते ही नहीं, आपको इस्लामाबाद की फ्लाइट ही ना मिलती, आपको जाली फार्म 47 देकर इस्लामाबाद की फ्लाइट पे चढ़ाया गया है, लिहाजा आपको उसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा। बार एमक्यूएम को लगता है कि ये ब्लैकमेल करने का थोड़ा सा टाइम है तो कर लिया जाए। फजलुर रहमान साहब ने बहुत क्लैरिटी के साथ ये कह दिया कि जी ये असेंबली में तो हम तरमीम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी तरमीम है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, तो ये जाली असेंबली है फार्म 47 की, वो इसको ये हक ही नहीं बनता कि ये तरमीम करे, लिहाजा इसके अंदर हम नहीं करेंगे। फजलुर रहमान साहब ने फैसला सुना दिया। अब अगर फजलुर रहमान साहब निकल जाते हैं, जिसके ऊपर अभी भी आपको शक करना चाहिए, उसूलन फजलुर रहमान साहब के सारी ज़िंदगी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए आपको ये मार्जिन हमेशा रखना पड़ेगा कि किसी वक्त भी फजलुर रहमान साहब स्लिप होकर इधर से इधर जा सकते हैं और वो कहेंगे वसी तर कौमी मफाद में, वसी तर मुल्क के मफाद में और वसी तर ज़ाती मफाद में, ये वाला वो नहीं कहेंगे, लेकिन वो बताएंगे कि जनाब हमने ये कर दिया है।
तो फजल रहमान साहब पे अगर इंसार भी करें तो फिर भी 5-6 बंदे उनको चाहिए होंगे हुकूमत को, तो वो बंदे वो कहां से लेंगे? ये है वो बड़ा सवाल जिसका जवाब हुकूमत को अभी तक नहीं मिल रहा। अच्छा, 63A के ऊपर इंसार है और मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ बंदे काबू किए गए हो और बंदों के नाम भी बाद औक़ात लिए जाते हैं, लेकिन 3 बंदों के बारे में मैंने आपको बताया जिन पे अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदस्तूर काम कर रही है और दूसरी जानिब से भी इन बंदों पे काम हो रहा है और ये बंदे विकेट के दोनों जानिब अभी तक खेल रहे हैं। एक और चीज़ है, पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि जी नवाज शरीफ बैरून मुल्क क्यों ना जाएं, वो आज़ाद शहरी हैं। बिल्कुल जी, जाएं बैरून मुल्क, क्यों ना जाएं? उनका घर वहाँ पे, उनका इलाज वहाँ पे, उनकी औलाद वहाँ पे, उनका कारोबार वहाँ पे, उनकी औलाद का कारोबार वहाँ पे, उनके इंजॉयमेंट के सारे ज़राए वहाँ पे, और हर चीज़ तो उनकी वहाँ पे है, उनके एसेट्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, असासे वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो मियाँ साहब क्यों ना जाएं बाहर? बिल्कुल उनका मुल्क वहाँ पे है, वो वहीं पे जाएं, मियाँ साहब वहीं पे जाएं। ये उन्होंने अपना मुल्क बना लिया हुआ है। ये सिर्फ पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए आते हैं, पाकिस्तान में सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए आते हैं। छोटे से छोटा इलाज भी जाके अपने बच्चे तक पैदा करने के लिए तो इनकी औरतें बाहर जाती हैं, ताकि बच्चा जब पैदा हो तो उसके बाद नेशनैलिटी उस मुल्क की हो। यहाँ तक तो ये सियासी बड़े बड़े ख़ानदान जो हैं वो पहुँच चुके हैं। तो जो कुछ भी मियाँ साहब का है वो बाहर ही हैं, बाहर ही जाएँ, ठीक है, इंजॉय करें। अब एक और जनाब खबर है और वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हम ये महसूस कर रहे हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे से कि शायद पाकिस्तान की पॉलिसी बदल रही है। यानी मैं आपको कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, ये फैक्चुअल हैं, आप जाकर इनको वेरीफाई कर सकते हैं। जनरल बाजवा ने जब हमें बुलवाया था सहाफ़ियों को 30-40 सहाफ़ी थे और उसके अलावा उन्होंने अलग अलग भी सहाफ़ियों से मुलाकातें की। मेरे साथ तो अलग नहीं की, लेकिन मुझे पता है कि क्या क्या बातें हुई, सहाफ़ियों ने मुझे बताई। तो जनरल बाजवा का ये कहना था कि इंडिया के साथ अब कश्मीर के मामले पे हमें लड़ाई छोड़ देनी चाहिए और कश्मीर के इशू को भूल कर हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। ये बात बार बार जनरल बाजवा कहते थे और वो जंग से खौफजदा करते थे, मिलने वालों को जंग से डराते थे कि जंग में नहीं जाना चाहिए, इंडिया से लड़ नहीं सकते, इकॉनमी का बड़ा मसला है और प्रॉब्लम्स हैं। ये वो जनरल बाजवा कहते थे। इंडिया के मामले में ऐसा लगता था कि वो एक खौफ फैलाते थे जनरल बाजवा। और ये मैं नहीं कह रहा, पहली रिपोर्ट हो चुका है, ये नसीम ज़ारा साहब ने भी कह दिया, हामिद मीर साहब ने भी कह दिया और बाकी लोगों ने भी बताया, बल्कि उन्होंने तो इससे भी चंद स्टेप आगे जाके चीज़ें बताई कि जनरल बाजवा क्या कुछ कहा करते थे। बहरहाल ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी वाकई रफ्ता रफ्ता जो है ना वो बदल गई कश्मीर के बारे में। पहले देखें, जब यूएन में हम जाते थे ना, या हमारे वज़ीर आज़म जाते थे, तो वो मकबूजा कश्मीर की बात करते थे और वो ये कहते थे कि इंडिया ने मकबूजा कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है और इंडिया को मकबूजा कश्मीर छोड़ना पड़ेगा, हम उनसे वापस लेंगे, खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, मकबूजा कश्मीर जो है वो हमारी रेड लाइन है, हम मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। पहले ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था और अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों के जरिए इस मसले को हल करें, हम हर प्लेटफॉर्म पे ये कहते थे। अब शहबाज शरीफ साहब की अब तकरीर उठा के देख लें, उन्होंने मकबूजा कश्मीर का नहीं बोला, वो ये बोलते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इंडिया हमला करना चाहता है, तो पाकिस्तान के ऊपर अगर इंडिया हमला करेगा और हमारी सरजमीन को क्लेम करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब यही पोजीशन आज से चंद साल पहले इंडिया की थी। तब पोजीशन क्या थी? तब यह था कि इंडिया आज़ाद कश्मीर की बात नहीं करता था, इंडिया बात करता था मकबूजा कश्मीर की, कि अगर पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के अंदर मुदाखलत की तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो आज पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो कल इंडिया का था और इंडिया कभी ये नहीं कहता था कि आज़ाद कश्मीर छीनेंगे, ये वो इस तरह की बातें वो नहीं करते होते थे, वो डिफेंसिव थे, हम ऑफेंसिव थे, हम एक कदम आगे थे। लेकिन अब इंडिया कहता है कि पाकिस्तान को, अभी उनके जयशंकर ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर, आप अपने वज़ीर आज़म की तकरीर सुन लें और इंडियन वज़ीर ख़ारजा की सुन लें। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के पास हमारी टेरिटरी है, हमारे इलाके हैं पाकिस्तान के पास, और वो कश्मीर के ऊपर और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर अपना हक जताते हैं और वो कहते हैं जी हम वापस लेंगे, ये हमारा कन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान कहता है जी आप अटैक करेंगे तो हम जवाब देंगे। हम डिफेंसिव हो गए, इंडिया ऑफेंसिव हो गया। हमारी पॉलिसी में जो शिफ्ट आया वो ये है कि पहले हम मकबूजा कश्मीर की बात करते थे और इंडिया मकबूजा कश्मीर को अपने पास रखने की बात करता था। अब हम आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, इंडिया आज़ाद कश्मीर की बात करता है और हम कहते हैं नहीं हमने इसको अपने पास रखना है। यानी ये तो एक अजीबोगरीब सिचुएशन है इस वक्त और समझ से बाहर है कि पाकिस्तान की ये क्या रियासती पॉलिसी बदल गई है। इसराइल के बारे में भी देखें ना, इसराइल के बारे में 2 प्रोटेस्ट हुए कल के दिन में।
एक सेनेटर मुश्ताक साहब ने किया इस्लामाबाद में, वो भी गिरफ्तार, उनकी एहलिया भी गिरफ्तार, उनके साथ जो बच्चे थे, नौजवान थे, वो भी गिरफ्तार, और बड़े डंडे मारे पुलिस ने, लाठी चार्ज कर करके गाड़ियों में डाल के घसीट के वहां से उनको ले गए। अब इस्लामाबाद में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुसलमान निकलते हैं, पाकिस्तानी निकलते हैं, उन्हें इस्लामाबाद पुलिस मारते मारते गाड़ियों में डालती है और ले जाती है। समझ आ रही है आपको? ये क्या पॉलिसी है? यानी इसराइल के खिलाफ बात करना इस्लामाबाद में क्या रियासत की पॉलिसी बदल गई है? बात नहीं की जा सकती। वहां पे वो कह रहे हैं जी हम वॉकआउट कर रहे हैं, इसराइल जब बात कर रहा है सलामती काउंसिल में। और ख्वाजा आसिफ ने खुद ट्वीट किया हुआ है। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट अगर आप देखें तो वो ये बता रहे हैं कि मैंने तो खुद ये एहतजाज न्यूयॉर्क में खड़े होकर देखा, लोग खासे जज्बाती होकर जा रहे थे, बहुत जज्बाती थे लोग, जो फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा हो रहा था न्यूयॉर्क सिटी में। ख्वाजा साहब न्यूयॉर्क सिटी में होने वाले मुजाहरे के ऊपर ओके कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, मैंने खुद खड़े होकर देखा, मैं विटनेस हूं इसका। लेकिन उसी वजीर दिफा के दारुल हुकूमत में पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तानी यहां पे एहतजाज करते हैं तो डंडे मार के उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। क्यों? क्या पाकिस्तान की इसराइल के बारे में पॉलिसी भी बदल गई है? मैं ये गौर कर रहा हूं और ये चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप गौर करें तो आर्या मकबूल जान साहब, उन्होंने क्या किया है, यानी उनके ऊपर दो किस्म के एलिगेशन है ना। एक तो वो इस मामले में बहुत क्लियर है, वो इसराइल के मामले में, फलस्तीन के मामले में। और मैं ये एक ज़ैद आमिर साहब हुआ करते थे, एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब थे, उनको हमने सारी ज़िंदगी उनसे सुना कि इसराइल में ये हो जाएगा, पाकिस्तानी ये करेंगे, पाकिस्तानी फ़ौज ये करने वाली है इसराइल के ख़िलाफ़, और इसराइल के ख़िलाफ़ एक जहाद का वक्त आने वाला है। उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब है तो पाकिस्तान की ऐसा लगता है जब पॉलिसी बदली तो वो भी चुप हो गए। वो अब कहीं दिखाई नहीं देते, कोई बात ही नहीं करते। पहले वो बंदूकें लेके प्लाटों में भाग रहे होते थे, कभी इधर कभी उधर, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन गायब है। वो एक दिन डी चौक में एहतजाज करने भी नहीं आए। यानी समझ नहीं आ रही कि क्या वाकई रियासत ने इसराइल और इंडिया के बारे में अपनी पॉलिसी को बिल्कुल बदल दिया है, फलस्तीनियों के बारे में पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को बिल्कुल बदल दिया है, समझ नहीं आ रही। और ये मकबूल जान साहब के हवाले से मेरी दोनों वकला से बात हुई, मियाँ अली अशफाक साहब उनके वकील हैं और अजहर सदीक साहब भी इनके लॉयर हैं। मेरी उन दोनों से बात हुई तो मुझे दोनों ने एक जैसी बातें बताई हैं। मियाँ अली अशफाक साहब ने मुझे बताया कि जी हमने बहुत कोशिश की है, ऐसे होता नहीं है। और ये साहब का केस बार बार लगता है और फिर नहीं सुना जाता, फिर लगता है फिर नहीं सुना जाता। जानबूझकर एक दिन वो कहते हैं जी हमने बड़ी कोशिश की, हमें 42वां नंबर मिला, फिर दोबारा बहुत कोशिश की, हमें 32वां नंबर मिला, अब हमने दोबारा बहुत कोशिश की, हमें 13वां नंबर मिला। हमारी कोशिश है कि इस मुद्दे को सुना जाए। दूसरी एक और चीज़ जो इन दोनों ने मुझे बताई वो ये है कि औरिया साहब की मुलाकात उनके ख़ानदान के लोगों से भी नहीं करवाई जा रही और वकला से भी नहीं करवाई जा रही, और मुबैना तौर पे निगरानी के अंदर उनकी सिर्फ टेलीफोन पे हफ्ते में बात करवाई जाती है। तो ये इस वक्त औरिया साहब के साथ क्या हुआ है? क्या उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया या उन्हें विक्टिमाइज किया जा रहा है? इसमें जो सोर्सेज ने मुझे बताया वो ये बताया कि ये जो आईनी तरमीम जिसकी ख्वाहिश पे हो रही है ना, और जिसको फ़ायदा देने के लिए हो रही है, उसी तरफ से ये ख्वाहिश भी है कि औरिया मकबूल जान साहब को अंदर रखा जाए, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर किया हुआ है और कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए हुए हैं। तो क्या ये इसलिए हो रहा है? तो ये तो इंसाफ का खून हो रहा है, और इंसाफ के इस कत्ल के ऊपर अदलिया कैसे खामोश रह सकती है? मेरे ख्याल में औरिया मकबूल जान साहब के लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए, उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।